नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। लाइक का बटन प्रेस करने के बाद ही आप इस लाइव में आगे कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, और शेयर भी कर लीजिएगा जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस में, ताकि सभी साथी इस लाइव में जुड़ सके। आज बात करेंगे रोहिंग्याओं के विषय में। सुबह सुबह खबर आई कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया जा रहा है। काफी कंफ्यूजन रहा, दिन भर ये सारी बातें चलती रही। आज का विषय आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जिसको दुनिया ने निकाला उसको भारत ने क्यों पाला। रोहिंग्याओं को मकान दिलवाएगी मोदी सरकार। हालांकि इसका दोपहर में खंडन हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग चर्चा में जुड़े रहिएगा। बहुत सारी बातें हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या मंशा रही, कितनी देर के बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया, ये सारी बातें होंगी। लेकिन आप लोग फटाफट से लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जब तक आप लोग लाइक एंड शेयर का कार्य करते हैं, आइए मैं भी फटाफट से कुछ औपचारिकता यहाँ पे निभा लेता हूँ। ये कुछ जानकारियां आपके सामने फ्लैश हो रही हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये डिटेल्स आपको काम आएंगी। यूट्यूब पे हमारा मुख्य चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जिस पर आप इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं। बैकअप चैनल है नीचे का नंबर है, और एक और बैकअप चैनल है, उसका नाम है स्ट्रीमिंग इंडिया। तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और QApp, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चैनल के अबाउट अस में दिए हुए हैं। लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और QApp पे। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी सामने लिखी है, cybersipahi@gmail.com। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है, और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चैनल आपके दिल की आवाज है, जो सारी बातें आपके दिलों में उठती हैं, शुभम मंगला ने सिर्फ उसको आवाज देने का काम किया है, या फिर मैं कहूं कि रोज रात को 10 बजे यहाँ पे आना, हमसे मिलना जुलना, बातें करना आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को और हमारे मिशन को आप लोग अपना आर्थिक बल दे सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड यूपीआई के माध्यम से। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/cybersipahi, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये जानकारियां आपको काम आएंगी। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर आते हैं। क्या है रोहिंग्याओं का आज का विषय, क्या है ये मुद्दा, और क्यों आज दिन भर में इतना कंफ्यूजन रहा, क्यों बीजेपी की मिट्टी पलीत हुई, क्यों लोगों ने मोदी सरकार के विरोध में और बीजेपी के विरोध में अपने स्वर बुलंद किए, इन्हीं सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। आपके कमेंट्स भी मैं यहाँ पे लेता रहूंगा, आप लोग अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से रखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं सिंह साहब, अभी आप लोग पीओ के वापस आने की बात करते हैं, उधर मुस्लिम। सही लिख रहे हैं। चलिए पहले इस विषय पे आते हैं, फिर आपकी बाकी सारी बातें भी लेंगे। देखिए, ये एक न्यूज है जो आपके सामने फ्लैश हो रही है ऑफ इंडिया के हवाले से। मैं इसको पढ़ने का काम करता हूं, मैं आपको पहले ये न्यूज पढ़ करके सुना देता हूं, एक बार बता देता हूं क्या है। देश से बाहर होंगे रोहिंग्या, फ्लैट नहीं मिलेगा, अमित शाह के मंत्रालय ने किया क्लियर। बताया दिल्ली सरकार ने शिफ्ट करने का दिया था प्रस्ताव। अब ये सफाई क्यों देनी पड़ी बीजेपी को, इसको समझिएगा। इसके पीछे कारण है, आज सुबह 7:30 बजे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट दिया जा रहा है। ना सिर्फ फ्लैट दिया जा रहा है, काफी कुछ चीजें उनको देने की बात कही थी। किनको? रोहिंग्याओं को। बड़ी फजीयत हुई, 7-7.5 घंटे तक बीजेपी की बहुत मिट्टी पलीत हुई चारों तरफ से। बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने, करना भी चाहिए था, हम भी उसमें शामिल थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज के हमारे वीडियो का ये जो थंबनेल है, ये उस वक्त डिजाइन हो चुका था, उस वक्त शेड्यूल हो चुका था जिस वक्त तक बीजेपी ने, गृह मंत्रालय ने इस खबर का खंडन नहीं किया था।
तो ये दोपहर 3 बजे 2 बजे से पहले का डिजाइन किया हुआ थंबनेल है, उससे पहले का शेड्यूल किया हुआ है। हम भी उसी मूड में थे कि यार ये क्या कर रहे हो, जिनको देश से बाहर निकालने के लिए आप वोट मांग करके सत्ता, जिनके लिए आपने बोला था कि एक भी रोहिंग्या को देश की सीमाओं के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चुन चुन के एक एक को देश से बाहर निकालेंगे, आज आप उनको दिल्ली में फ्लैट देने की बातें कैसे कर रहे हो, है ना। तभी हमने इस विषय को लिया था। आइए पहले खंडन जो किया है भाजपा ने, गृह मंत्रालय ने, उस खबर को मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर फ्लैशबैक में चलेंगे सुबह 7 बजे 7:30 बजे हुआ क्या था। तो गृह मंत्रालय ने यह खंडन किया, दोपहर में यह खबर आई कि जी फ्लैट नहीं मिलेगा। अमित शाह के मंत्रालय ने किया क्लियर, बताया दिल्ली सरकार ने शिफ्ट करने का दिया था प्रस्ताव। आगे की अगर स्लाइड्स पढ़ लें यहां पे, तो ये लिखते हैं न्यूज में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद साफ किया है कि उसने रोहिंग्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में बसाने का कोई आदेश नहीं दिया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में बसाने का कोई भी आदेश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। रोहिंग्या मुसलमानों का प्रत्यर्पण किए जाने को लेकर के गृह मंत्रालय पहले ही संबंधित देशों से संपर्क कर चुका है। यह स्टेटमेंट आई है गृह मंत्रालय की ओर से दोपहर में। आगे देख लेते हैं। अमित शाह के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठियों को या तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है या फिर उन्हें उनके देश भेजा जाता है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार ने उक्त लोकेशन को अभी तक डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, लेकिन उन्हें तुरंत ऐसा करने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि यह सब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से शुरू हुआ था। इसके बाद बीएचपी ने भी बयान जारी किया था, लोगों ने विरोध किया सो अलग। यह खबर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ऑफ इंडिया के हवाले से। यह ट्वीट है गृह मंत्रालय का, आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोपहर में 2:50 पे 2:45 बजे यह ट्वीट किया गृह मंत्रालय ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफी मिट्टी पलित हो चुकी थी बीजेपी की। रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट्स देने का फैसला, केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद हुआ विरोध, बीएचपी का बयान। ये सारी बातें मैं आपको अलग से दिखा दूंगा एक स्लाइड शो के माध्यम से। आइए वो स्लाइड शो मैं यहाँ पे ओपन करता हूं, क्योंकि इस न्यूज में तो जो कुछ लिखा गया है ये गृह मंत्रालय की भरपाई है, डैमेज कंट्रोल करने का जो प्रयास किया है गृह मंत्रालय ने, वो सारी बातें ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में है। और ऑफ इंडिया अपनी अंतिम लाइन में लिखता है, हालांकि एचएमओ के बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है। तो ऑफ इंडिया कहता है कि होम मिनिस्ट्री के बयान के बाद में तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन हम ये कहते हैं तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। ये सब क्यों हुआ? वो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं था ट्वीट करने वाला, कोई आपकी वो मोबाइल की मेंबरशिप वाला भाजपा का आम कार्यकर्ता नहीं था जिसने कुछ भी ट्वीट कर दिया हो और उसको बहुत हल्के में ले लिया जाए। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, क्या प्रोफाइल हरदीप सिंह पुरी जी के पास में है वो सबको मालूम है। इस प्रोफाइल पे बैठा हुआ एक केंद्रीय मंत्री अगर ट्वीट कर रहा है, वो भी सुबह सुबह 7:30 बजे, तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। आइए देखते हैं ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, फ्लैशबैक में चलते हैं। सुबह सुबह यह खबर आती है कि दिल्ली के 250 ईडब्ल्यूएस फ्लैट पे शिफ्ट किए जाएंगे टेंट वाले 1100 रोहिंग्या। खाने पीने से लेकर के टीवी फोन तक सारे इंतजाम करेगी सरकार और 24 घंटे मिलेगी उनको पुलिस सुरक्षा। ये जब खबर सबके सामने आई, पूरे देश में एक गुस्से की लहर जागी। आप लोगों को भी गुस्सा आया होगा जब आपने इस खबर को सुना होगा। मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपके कमेंट्स में वो गुस्सा अभी भी देख पा रहा हूं। तो ये खबर सभी के सामने आई कि केंद्रीय सरकार रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट देगी, और ना सिर्फ फ्लैट देगी, फ्लैट में सभी सुख सुविधाएं देंगी। मतलब टीवी शीवी ये वो रिमोट वाला ताम झाम, और तो और पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। किनको? जिनसे दुनिया को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। 24 घंटे दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा में लगा दी जाएगी। यह खबर आई और इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ। यह खबर अब क्यों आई, इसका कारण भी आप लोग समझ लीजिए। यह खबर आई कहीं और से नहीं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी
जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा में, मोदी सरकार में। उनका ट्वीट है 17 अगस्त 2022 का सुबह 7:32 का। आपकी स्क्रीन पे या आपके सामने है, तारीख भी लिखी हुई है, समय भी लिखा हुआ है, और क्या लिखा है ट्वीट पे वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 7:32 पे ये ट्वीट आया। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करेंगे, नीचे देखिए तस्वीर के नीचे, इसमें लिखा हुआ है अमित शाह एंड 9 अदर्स। जब आप कोई ट्वीट करते हैं, कोई फोटो अपलोड करते हैं, आपके पास में ऑप्शन होता है किसी को टैग करने का, आप किसी को उसमें टैग कर सकते हो। तो हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट पे, इस फोटो में 8-10 लोगों को टैग किया हुआ था, अमित शाह एंड 9 अदर्स, मतलब कि 10 लोगों को टैग किया हुआ था। वो 10 लोग कौन है, जरा उनको भी अब आप देख लो। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम नींद में आंखें मलते मलते किसने ट्वीट कर दिया हो। भैया इतने वरिष्ठ मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है ना, ऐसे नींद में ट्वीट नहीं किया होगा। और ट्वीट किया, बकायदा टैग किए गए 10 लोग। वो 10 लोग कौन है, जरा उनके भी नाम आप लोग देख लो। ये देखिए सबसे ऊपर अमित शाह, फिर गृह मंत्रालय। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसके माध्यम से आपको दिखाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए टैग किया गया है अमित शाह को, गृह मंत्रालय को। देखिए जरा यहां पे नाम देखते रहिए। अनुराग ठाकुर को टैग किया गया है, ये देखिए। शहजाद पूनावाला को भी टैग किया गया था इसमें। देखते रहिए आप नाम। और अलग अलग मंत्रालयों को, जयशंकर जी को टैग किया गया। ये 10 लोगों को टैग किया गया। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है मेरे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 7:32 पे ट्वीट करके बोलते हैं कि रोहिंग्याओं को केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार दिल्ली में फ्लैट देगी। फ्लैट देने के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं देंगी, पुलिस की प्रोटेक्शन देगी, 24 घंटे दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी रहेगी। अरे मैं ये पूछता हूं, दिल्ली पुलिस को तो उनसे लोगों की सुरक्षा करने की जरूरत थी, उनको क्या सुरक्षा देंगे। पर चलो, ये सारी बातें हुई। ट्वीट भी ऐसे नहीं किया, 10 लोगों को टैग किया गया। टैग किस किस को किया गया, सबसे पहले अमित शाह जी को, गृह मंत्रालय को, जयशंकर जी को, और फिर उसके बाद में आपने कुछ और नाम भी देखे। तो ये बहुत सोचा समझा प्लान्ड ट्वीट मुझे प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि ये यूं ही किसी ने कर दिया होगा। हम भी जब कभी कुछ अपलोड करते हैं और किसी को टैग करना होता है तो बहुत दिमाग लगाते हैं किसको टैग करें। किसी ऐसे व्यक्ति को फालतू में टैग ना करें जिसका इस खबर से लेना एक ना देना हो। जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको टैग किया जाता है। ट्वीट करने में भी दिमाग लगता है। तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना मानना है कि जब हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया होगा और 10 लोगों को टैग किया है, तो ये पूरा प्लान करके उन 10 लोगों को जिनको टैग करना बनता था किया गया 7:32 पे। आगे देखते हैं उसके बाद में क्या हुआ, चलिए। अब चारों तरफ जब विरोध की आवाज उठी, उसी विरोध की आवाज में आरएसएस और वीएचपी ने भी अपनी आवाज बुलंद की। आइए चर्चा में जोड़ते हैं बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी को, उसके बाद में इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। दीपक भाई नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हैं आप बड़े भाई? प्रणाम आपको बहुत बहुत। जय श्री राम मेरे भाई, सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। मिशन साइबर सिपाही स्ट्रीमिंग इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को दीपक सिंह हिंदू का बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है भैया, यहाँ पे बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं रोहिंग्याओं के विषय में। हमने कई बार उनके विषय में बात की है, लेकिन आज जिस एंगल से बात कर रहे हैं वो एंगल हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस एंगल से भी बात करनी पड़ेगी। और ये सारा कुछ शुरू हुआ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के साथ में। उसके बाद में विरोध के स्वर उठे। एक अच्छी बात जो मुझे देखने को लगी मेरे दोस्तों, वो ये थी कि आज परिषद हो या संघ हो, आरएसएस और वीएचपी दोनों ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये वीएचपी के लेटर हेड पे एक प्रेस रिलीज है, प्रेस स्टेटमेंट है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पे बीजेपी को लताड़ते हुए बोला कि ये आप क्या कर रहे हो। बीजेपी को याद दिलाया, तारीख लिख करके
10 दिसंबर 2020 का अमित शाह जी का वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दिया था रोहिंग्याओं के विषय में कि इस देश में एक भी रोहिंग्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सबको भारत से निकाल करके बाहर फेंका जाएगा। मैं सबसे पहले आज आरएसएस और वीएचपी के लिए एक अभिनंदन करूंगा और बहुत अच्छा लगा हमें यह देख करके जन दबाव में सही कैसे भी सही कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सरकार का माउथपीस बनकर के मूक दर्शक बनकर के ना तो वीएचपी चुप रही ना ही आरएसएस चुप रही। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मेरे पास इस खबर की सूचना जहां से आई, मैं कभी अपने सूत्र डिस्क्लोज नहीं करता लेकिन आज बता देता हूं। आरएसएस के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय पद पे कार्यरत एक व्यक्ति हैं जो कि आरएसएस में बहुत टॉप लेवल पे है, बहुत हाई पोजीशन पे है सोशल मीडिया में, नेशनल लेवल का उनका कद है। वो मुझे कुछ कुछ समाचार भेजते रहते हैं और बहुत ईमानदारी से मुझे कहने में गुरेज नहीं कि मैं उनको कभी पढ़ता हूं, नहीं भी पढ़ता, देखता अनदेखा, बस सीधे फॉर्मेट होता है मेरा फोन। लेकिन आज जब ये रोहिंग्याओं के विषय पे उन्होंने मुझे कुछ भेजा तो मुझे लगा कि मुझे उसको पढ़ना चाहिए ये देखने के लिए कि संघ का क्या रोल है, संघ की क्या भूमिका है या संघ का क्या विचारधारा है बीजेपी के इस कदम के ऊपर। जब मैंने उस ट्वीट को पढ़ा, उस साथ में आई क्लिपिंग को देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो संघ भी विरोध कर रहा है, शुभ संकेत है देश के लिए, धर्म के लिए। तो ये वीएचपी का वो प्रेस नोट है जिसमें इसका विरोध किया गया और संघ की तरफ से एक स्लाइड जो आई थी, एक छोटा वीडियो क्लिप जो मेरे पास में आया था, वो भी आपको आगे मैं दिखाता हूं। और रोहिंग्या का कहते हैं, ये वो क्लिप है जो मेरे को संघ के उस वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, उस वरिष्ठ अधिकारी ने भेजा था। तो मुझे लगा कि चलिए संघ भी अगर ऐसी चीजों को वायरल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की हां में हां मिलाना हर बार जरूरी नहीं होता। माना कि आपकी विचारधाराएं सेम हो सकती है, माना कि देश के प्रधानमंत्री उसी फैक्ट्री के निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी संघ ने अपना दायित्व निभाते हुए अगर ये वीडियो क्लिप आज वायरल की है तो उसका भी मैं अभिनंदन करूंगा। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से तो ये वो क्लिप जो मेरे पास में आई, और ये एक जगह से नहीं आई, बाद में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो आरएसएस में कार्यरत हैं, संघ में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी क्लिप्स मेरे को आनी शुरू हुई। तो मैं समझ गया कि मूड क्या है, देश का मूड क्या है, और संघ में काम करने वाले हमारे आपके जैसे जो और आम भारतवासी हैं, आम हिंदू है, सनातनी है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अभी आत्मा को गिरवी नहीं रखा है, अपने जमीर को नहीं बेचा है। वो हर चीज में सरकार की जी हजूरी नहीं करते हैं और उन्होंने इसको धीरे धीरे दबे पांव वायरल करना शुरू कर दिया। और शायद इसी मंशा से उन्होंने मेरे को भेजा होगा कि चलिए ये बात आगे तक जाएगी। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि आज हम इसी विषय पे रात का लाइव करेंगे, इसीलिए हमारा थंबनेल भी ऐसा बना हुआ है। उसके बाद हालांकि दोपहर में भाजपा ने खंडन कर दिया, गृह मंत्रालय ने खंडन कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिन लोगों ने इस खबर को सेलिब्रेट किया, आइए उनके नाम जरा देखिए। ये ट्वीट है, वेलकम डिसीजन, नो ह्यूमन इज इलीगल। अब आप देखिए कि कौन इस खबर को वेलकम कर रहा है। रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की बात का जश्न कौन मना रहा है, जरा उनके आप नाम देखिएगा। शाहिला राशिद, ये नाम नोट करते रहिए किन्होंने सेलिब्रेट किया और समय देखते रहिए कितने कितने बजे सेलिब्रेट किया है। गार्गी रावत, नाम देखते रहिए क्या किस तरह सेलिब्रेट किया है वो भी देखो। दिस इज अ वेलकम मूव। ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 साल में मोदी जी के किसी भी कार्य को, किसी भी काम को, इवन की जो अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, देश की 75वीं आजादी के साल का जश्न मनाया गया, शायद उस पर भी मोदी जी को तारीफ नहीं दी, उस पर भी बीजेपी के पक्ष में नहीं बोला, उस पर भी देश के पक्ष में नहीं बोला होगा। लेकिन आज जब रोहिंग्याओं को बसाने की बात हुई, रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट देने की बात हुई, तो ये कौन लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, कौन लोग हैं जो सरकार की तारीफ कर रहे थे। यहीं से सारी खिचड़ी समझ में आ गई, यहीं से सारा खेल समझ में आ गया, सारा षड्यंत्र यहां से समझ में आने लगा कि ये कहां से हुआ था, क्यों हुआ था।
इसीलिए कह रहा हूं चर्चा में जुड़े रहिएगा। ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि हाँ एक ट्वीट आया, बीजेपी ने खंडन कर दिया, बात खत्म। इसमें कई सारे पेच फंसे हुए हैं। इसमें राजनीति के पीछे एक राजनीति है जो आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु कृपा जी कहते हैं बीजेपी मर गई। इतनी जल्दी भी मत करो मेरे दोस्त, अभी देखते रहो आप, राजनीति के पीछे की राजनीति देखो। अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू हुई है मेरे दोस्तों, नाम देखो कौन कौन सेलिब्रेट कर रहा है। रोहिणी सिंह, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। हाँ, दिलीप चेरियन। अब ये नाम जब आप देखेंगे तो मैं किसी की शान में कोई कसीदे नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन इसमें नक्सली है, कौन अर्बन नक्सली है, कौन वामी कामी हरामी है, लेकिन आप खुद समझदार हैं। आप लोग इन नामों को देख करके, इनके ट्वीट को देख करके, इनका जश्न देख करके, इनका सेलिब्रेशन देख करके भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कौन लोग, वो सब देख करके आप समझ जाएंगे कि ये किस नस्ल के लोग हैं और ये क्यों आज पहली बार मोदी सरकार की या भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। यहीं से बहुत सारी बातों के आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब कैसे हुआ, आगे चलिए। एक तरफ जहां टुकड़े टुकड़े गैंग सरकार के इस फैसले का जश्न मना रहा था, वही कितना विचित्र दिन था आज का, जिन्होंने 8 साल तक पानी पी पी के मोदी को गालियां दी, और 8 साल नहीं, 2002 गोधरा के समय से पिछले 20 साल में जिनकी जबान से मोदी के लिए सिर्फ गालियां निकली है, मोदी हत्यारा, मोदी ड्रैकुला, मोदी राक्षस, मोदी ये, मोदी वो, मोदी भस्मासुर, मोदी क्या क्या क्या, मोदी मुसलमानों का दुश्मन, मोदी कट्टर हिंदू, मोदी ये, सारी डिक्शनरी की सारी गालियां मोदी को दी पिछले 20 सालों में। आज अचानक वो मोदी के भक्त बन गए। और मजे की बात, जो मोदी के भक्त थे 20 सालों से, उन्होंने मोदी जी को और बीजेपी को, अमित शाह को आईना दिखाना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के फॉलोअर्स में और किसी दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स में। ये केजरीवाल के फॉलोअर्स नहीं है, तो केजरीवाल भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग ले तो भी जीभ लटका के सर्जी सर्जी चाटते रहेंगे। ये कांग्रेस के समर्थक नहीं है जो पप्पू मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया डायरेक्ट ले ले वहां से, पाइपलाइन से। ये भाजपा के समर्थक हैं। अगर भाजपा गलती करेगी तो भैया आईना दिखाना भी जानते हैं। मैं देश के हर उस इंसान को आज अभिनंदन करूंगा जिन्होंने बीजेपी की सारी कुंडली, पिछले सारे स्टेटमेंट, अमित शाह जी के स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट ला ला के चिपका दिए। इतना प्रेशर बना दिया बीजेपी के ऊपर कि दोपहर 2:50 पे गृह मंत्रालय को इस खबर का खंडन करना पड़ा। आइए वो क्लिपिंग्स देखते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है बीजेपी के फॉलोवर्स में और किसी दूसरी पार्टी के फॉलोवर्स में। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा। अभी अभी हरीश रावत जी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ, मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
ये वीडियो क्लिप्स निकाल निकाल के बीजेपी के ही समर्थक थे जिन्होंने ये सारी वीडियो क्लिप्स निकाल निकाल के पोस्ट करनी शुरू करी और गृह मंत्री से, अमित शाह जी से सवाल किया कि अमित शाह जी, ये हो आप जो कहते थे चुनावों के समय कि एक एक रोहिंग्या को चुन चुन के ढूंढ के निकालेंगे और भारत से बाहर फेंकेंगे, और अब आप उनको घर बांट रहे हो, पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो। जब जनता ने सवाल करना शुरू किया, और भी क्लिपिंग्स निकाली पब्लिक ने, देखिए पुरानी क्लिपिंग्स निकाल निकाल के ढेर लगा दिया लोगों ने। आज रोहिंग्यास के लिए आपका क्या रुख है सर? देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि रोहिंग्या बर्मा से आए हैं। बर्मा से आए हैं इसलिए उन्हें बर्मा जाना चाहिए, बर्मा वो जाएंगे। अपने मंत्रालय से हम लोगों ने सभी राज्य सरकारों को यह लिखा है कि यदि आपके राज्य में कहीं पर रोहिंग्या रह रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी बायोमेट्रिक ली जाए और साथ ही साथ उनका सर्वे भी किया जाए। कितनी संख्या में वहां पर रोहिंग्यास हैं इसकी जानकारी जो है केंद्र सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही एक प्रिकॉशन लेने के लिए और कहा है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए जिसे वह भविष्य में सिटीजनशिप के बारे में क्लेम कर सके। ऐसा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रोहिंग्यास को नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की एडवाइजरी सभी राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है। एक चीज राज्य सरकारों के द्वारा जानकारी प्राप्त होने के बाद कि कितनी संख्या में हैं रोहिंग्यास, क्या हैं, कैसे हैं, हम लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडओवर करेंगे और फिर उसके बाद बर्मा गवर्नमेंट से वो बातचीत करके उनके वापस जाने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। तो ये राजनाथ सिंह जी की वीडियो क्लिप भी निकाल करके लोगों ने पोस्ट की और पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि हुजूर आला, आप तो कहते थे कि एक कागज भी ना दिया जाए रोहिंग्या को जिससे उनको सिटीजनशिप भारत की क्लेम करे, उनका गलती से भी आधार कार्ड ना बन जाए, उनका कोई डॉक्यूमेंट भारत में ना बन जाए, और आप ही उनको फ्लैट दे रहे हो। और फ्लैट भी कौन सा? टीवी, रिमोट, हाँ, 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन, पूरी सुख सुविधाएं एकदम, आहा, टांग पे टांग लग के ऐसे पुष्पा स्टाइल में भाऊ बन के बैठेंगे रोहिंग्या और चिकन बिरयानी तोड़ेंगे अपने फ्लैट में। तो इतनी मिट्टी पलीत करवाने के बाद में क्या हुआ, जब इतना सब कुछ हो चुका था, 8 घंटे के बाद में गृह मंत्रालय का ये ट्वीट आता है। बहुत देर हो चुकी थी इस ट्वीट को, मेरा यह मानना है, मेरा निजी मत यह है कि डैमेज कंट्रोल किया लेकिन बहुत देर के बाद में किया। इतनी जग हंसाई करवाने की आवश्यकता नहीं थी, सुबह ही कर देना चाहिए था अगर कहीं कोई कंफ्यूजन था अभी तो। गृह मंत्रालय लिखता है दोपहर में 3 बजे करीब 2:50 पे कि जो न्यूज रिपोर्ट्स सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया रिगार्डिंग रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स, कि जो मीडिया के एक तबके में रोहिंग्यास को लेकर के जो खबर आ रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि उनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स दिए जाएं इलीगल माइग्रेंट्स को। यह गृह मंत्रालय ट्वीट कर रहा है 2:50 पे कि मीडिया के एक सेक्शन में जो खबरें आ रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मीडिया के सेक्शन में खबरें नहीं आ रही थी, ये आप ही के केंद्रीय मंत्री ने, एक बड़ी प्रोफाइल के मंत्री ने सुबह 7:32 पे ट्वीट किया था, उसको लेकर के ये सारी हाय तौबा मचनी शुरू हुई है। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि ये शब्दों का बड़ा हेर फेर का खेल है। गृह मंत्रालय लिख रहा है इल्लीगल रोहिंग्यास, और हरदीप सिंह पुरी ने लिखा था यूएनएचआरसी वाले रोहिंग्यास। अब ये शब्दों में खेलने की जो शैली है, भैया हम आम आदमी है, हम बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जो भी हो, ये ब्लेम मीडिया के एक सेक्शन पे डाल देना गृह मंत्रालय का, ये भी थोड़ा सा हास्यास्पद रहा। ये मीडिया ने अपने मन से कहानी नहीं बुनी, मीडिया ने अपने मन से कोई ऐसा लेख नहीं लिखे, ये आप ही के केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के ऊपर में सारा हो हल्ला हुआ था। एनीवेज, ये सारी बातें जब 2:50 पे ये ट्वीट आया तो हमने देखा हमारे देश के मीडिया का रुख भी एकदम से नरम पड़ गया। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, उसके बाद इस स्लाइड को मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। पहले दीपक भाई के पास में आते हैं। रोहिंग्याओं के लिए अभी तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी
एक बार को मानते हैं कि 7 घंटे तक जो खबर मार्केट में बनी रही कि उनको फ्लैट दिए जाएंगे, सुख सुविधाएं दी जाएंगी। कौन है ये रोहिंग्या? कहां से आए? जिनको पूरी दुनिया ने मार मार के निकाला, उनको भारत ने क्यों पाला दीपक भाई? और सिर्फ रोहिंग्या को क्यों पाला? क्या आज तक 90 के दशक से कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखा? क्या उनको फ्लैट्स देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनका पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? कल भी कश्मीर में चुन करके कश्मीरी हिंदुओं को दो को गोली मारी गई। आज भी वहां पे घटना हुई है, लगातार घटनाएं हो रही है, वहां पे कश्मीरी हिंदुओं को आज तक मारा जा रहा है। क्या पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में हम और आप अभी गए थे होली पे, हमने वहां की हालात देखे थे, मैं कुछ वीडियो अभी प्ले करूंगा उसके। पाकिस्तानी हिंदुओं की स्थिति देखी है, यहां तक भैया कमर तक पानी में रहते हैं वो लोग बेचारे, उनकी चमड़ी, उनके शरीर की चमड़ी पानी में गल गई, ऐसे कीचड़ में, कारे में पड़े रहते हैं। क्या उनके लिए फ्लैट्स का इंतजाम नहीं होना चाहिए? क्या उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए दीपक भाई? ये पूरी घटना आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये राजनीति के पीछे कोई राजनीति है? क्योंकि गृह मंत्रालय ने खंडन तो कर दिया, पर बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। धुआं जो उठाए कहीं आग तो लगी थी दीपक भाई। पहले तो मैं अपनी सरकारों से निवेदन करूंगा कि जो रोहिंग्या है, ना तो ये प्रवासी हैं और ना ही ये शरणार्थी हैं, ये दीमक हैं। यदि देश को, अपने घर के अंदर, देश के अंदर इनको घुसेड़ लिया गया तो खा जाएंगे इस देश को ये, और जहां से आए हैं वहां भी खा ही रहे थे अपने देश को ये। ऐसे नहीं इनको मारकर भगाया गया वहां से, बच्चियों के रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर काटकर पकाया खाया जा रहा था। विश्व की सबसे क्रूरतम जो प्रजाति है वो ये रोहिंग्याना है, जिनको आज हिंदुस्तान के अंदर शेल्टर देने की कोशिश करी जा रही है। कभी इनको शरणार्थी बताया जा रहा है, कभी इनको प्रवासी बताया जा रहा है, कोई इनको ये नहीं बता रहा कि राक्षस हैं ये और किन कारणों से म्यांमार से इनको भगाया गया है। बात स्पष्ट रखनी होगी कि हम किसके समर्थन में और किसके विरोध में हैं, और समर्थन में है तो किस लिए और विरोध में है तो किस लिए। हमें यदि लगता है कि इनको यहां हिंदुस्तान में बसाना है तो किस लिए बसाना है, और पाकिस्तान से आए हिंदू बंधुओं को नहीं बसाना है तो किस लिए नहीं बसाना है। पर आज जो देश भर के अंदर चला, मैं नमन करता हूं अपने देशवासियों को। ऐसा ही समाज चाहिए था शुभम भाई मुझे, जो गलत का विरोध करे किसी भी हद तक जाकर, वो ये ना देखे कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं। जो कोई भी राष्ट्र के खिलाफ जाएगा, सनातन संस्कृति के खिलाफ जाएगा, वो समाज उसका विरोध करेगा। ऐसे ही समाज की मैं कल्पना कर रहा था। आज धीरे धीरे ही सही, पर समाज के अंदर वो जागृति आ रही है। अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी आए रोहिंग्याना मुस्लिम्स को या ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दे, पुलिस सिक्योरिटी दे दे, खाने को दे दे, रहने को दे दे, खाने को दे दे, पीने को दे दे, सारी सुविधाएं इनको कराते। और पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू बंधु हैं वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं देश भर के अंदर, ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। तो हमें ये आज सोचना होगा कि क्या चल रहा है देश में। और मैं पुनः बहुत बहुत नमन करता हूं सभी राष्ट्रवादियों को जिन्होंने आज विरोध करा और जिसका रिजल्ट दोपहर 2:50 पर आया। और केंद्र की मोदी सरकार से भी निवेदन करता हूं, हरदीप पुरी जी कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री ऑफिस से दूसरा मैसेज आ रहा है, तो इस समन्वय को बना के रखिए, नहीं तो यह देश के लिए घातक हो जाएगा। यह नहीं कि एक मंत्री दूसरा बोल रहा है, एक मंत्री दूसरा बोल रहा है। यदि किसी ने यह कहा भी और किसी गलती से किसी ने वो ट्वीट कर दिया तो उस पर एक्शन होना चाहिए। कैसे तुमने ये काम कर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस चीज को गृह मंत्री जी शुरू से डिनाई कर रहे हैं, नकार रहे हैं, और तुम उस बात को ट्वीट करके कह रहे हो कि हम तो ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो इसका मतलब गृह मंत्री जी का भी अपमान कर रहे हो। ये सारी चीजें सोचनी होगी। पर मैं नमन करता हूं समाज को। शुभम भाई, आज मैं देख रहा था सुबह से न्यूज चैनल, यस, आज कर्नाटक के अंदर जहां टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाए जाते थे, आज वीर सावरकर के लगाए जा रहे हैं समाज के द्वारा। हाँ, हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं खुलेआम डंके की चोट पर। यह है जागरूक समाज की निशानी। मध्य प्रदेश के अंदर कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति
सोशल मीडिया पर यदि देवी देवताओं का अपमान करता है तो समाज उसका भी विरोध करता है, उसका भी प्रतिरोध करता है, सड़कों पर उतरकर उस बदतमीज को सबक सिखाकर। समाज को इस प्रकार से खड़ा होना होगा, और समाज जिस दिन ऐसा खड़ा हो गया उस दिन अपने आप सब ठीक हो। मैं तो हमेशा से कहता हूं, बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस ही क्यों, सपा बसपा या अन्य दल ही क्यों, इस देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दो कि देश के अंदर पार्टी कोई भी हो पर चले हमेशा सनातनियों की। कोई भी सत्ता पर हो पर वो चिंतन करे, सोचे केवल सनातनियों के बारे में। आज हम किसके लिए गीत गा रहे हैं? आज हमें हिंदू राष्ट्र कहने से क्या आपत्ति है? इस देश के अंदर 1947 के अंदर कौन सी विचारधारा के माध्यम से इस देश का बंटवारा कर दिया गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया? कौन सी विचारधारा थी? और जब इस देश से कटे हुए हिस्से इस्लामिक कंट्री बन गए तो उस टाइम हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करा गया, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं डिक्लेयर करा गया? पर कांग्रेस की और कुछ लोगों की नपुंसकता और कायरता के कारण जिस विषबेल को उसी टाइम काटकर फेंक दिया जाना चाहिए था, उसे हमारे गले में लपेट दिया गया, उसको पोषित करा गया, उसको खाद पानी दिया गया, और आज वो विषबेल इतनी भयंकर हो चुकी है कि वो निगलने लगी है पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, डेमोग्राफी चेंज हो रही है कई राज्यों की, कई शहरों की, कई गांव की, कई कस्बों की। उत्तर प्रदेश के कई जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे गोंडा हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे 2-3 और जिले हैं, वहां एक समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा क्रॉस कर गई है, 40% से ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जहां वो आबादी 75% पहुंच गई, वहां उन्होंने शरीयत की मांग करनी शुरू कर दी है। डेमोग्राफी चेंज के ये रिजल्ट आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये रिजल्ट आ रहे हैं। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां की क्या स्थिति हुई है। लाहौर कराची का सीन देख लीजिए, आज से 1930 का, 1925 का, जहां पहले शिवरात्रि के पावन पर्व मनाए जाते थे, दिवाली के पर्व मनाए जाते थे, होली के पर्व मनाए जाते थे, आज वहां की क्या स्थिति है। तो यदि हिंदुस्तान की भी डेमोग्राफी चेंज होगी तो ये देश विनाश की ओर बढ़ जाएगा। सरकारों को इस ओर चिंतन करना चाहिए, रोंगियानों को कहां खिलाना है, कहां पिलाना है, कहां रखना है, कहां सुलाना है, इसका चिंतन छोड़कर ये दिमक है, इनको तो तत्काल प्रभाव से जहां से आए उनको वहां भेज दिया जाए। और यदि वो कंट्री भी इनको नहीं ले रही है तो इनके माए बाप जाने। 57 से ज्यादा कंट्रियां, जहां जाके रहना है रहे, जहां जाके मरना है मरे, कोई गले नहीं लगा रहा शुभम भाई। तो हिंदुस्तान कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, कोई भी आए अपना आसन बिछाकर बैठ जाए यहां पर। और जब से यार इनकी आबादी देखे, 2 आए थे, 2 से 20 हो गए। मुझे लगता है कि यहां पर ये शरणार्थी बनकर नहीं आए हैं, या हनीमून मनाने आए हुए हैं ये लोग। भयंकरतम आबादी लोगों की बढ़ रही है, पर इस चिंतन को कोई कर नहीं रहा। जी शरणार्थी हैं, प्रवासी हैं, कहां जाएंगे, यूएनओ का मैसेज है, फलाना है, ढिमका है। अरे जिसका मैसेज है भैया अपने घर में रख लो। हमारे घर में इतना स्थान नहीं है कि पागल कुत्तों को अपने घर में घुसड़ के हम रखेंगे जो बाद में हम ही को खा पी जाएंगे। तो जवाब देना होगा गलत चीजों का, और जब तक जवाब नहीं देंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होगी। आज समाज ने प्रतिक्रिया करी, हरदीप पुरी के एक ट्वीट का जवाब समाज ने देने लगा। मैं नमन करता हूं अपने सभी बड़े संगठनों को, उन्होंने भी विरोध करा कि गलत है। तो सरकारों ने अपनी वो गलती सुधारी और 250 पे एचएमओ का आ गया ट्वीट कि भाई ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपनी संगठित शक्ति को ऐसे ही बनाए रखिए, और केंद्र सरकार से यदि गलती हुई है, वो गलती किसने करी है, वो ट्वीट किसने करा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये 2024 का चुनाव आ रहा है और सारी दुनिया जानती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री चुनकर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा कि हिंदू हिंदू आपस में एक दूसरे का विरोध में खड़ा हो जाए। क्योंकि समाज अब जागरूक हो गया, और जागरूक समाज सही चीजों को देखता है, सही चीजों को समझता है। कोई ऐसा एक एजेंडा तो नहीं इस देश के अंदर तैयार करा जा रहा कि हिंदू वर्सेस हिंदू खड़ा हो जाए और 2024 का चुनाव बर्बाद हो जाए और सत्ता चली जाए राष्ट्रद्रोहियों के हाथ में, और पुनः फिर से वही सब खेल खेला जाने लगे। तो ये ट्वीट कैसे हुआ, किनके माध्यम से हुआ, ये सारा चिंतन का विषय है। ये सरकारों को जांच करनी चाहिए। हरदीप पुरी जी ने ट्वीट कैसे कर दिया, किसने उनको कहा ये ट्वीट करना है, जब गृह मंत्रालय कह रहा है ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को हाँ, इसमें मुझे ये लगता है, देखिए मेरा अपना ये आकलन है कि हरदीप पुरी ने ये ट्वीट जो मैंने शुरू में कहा था, ये गलती से नहीं हुआ है, जो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है दीपक भैया। क्योंकि अगर इसको दोबारा से एक बार देखा जाए
इसको स्टडी करें। जो ट्वीट किया गया मैं आपको दिखाता हूं एक बार, जितने साथी अभी जुड़े हैं उनके लिए पुनः इस बात को मैं रख देता हूं। देखिए, ट्वीट किया, इस तस्वीर में 10 लोगों को टैग किया। नीचे ध्यान से दिखा रहे, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है अमित शाह एंड 9 अदर्स। समय है सुबह 7:32 का, 17 अगस्त 2022। अब ये 10 लोग कौन थे जिनको टैग किया गया? 10 लोगों की अगर सूची देखी जाए, सबसे ऊपर अमित शाह, गृह मंत्रालय। अब यहां पे देखिए, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहां पे एस जयशंकर जी हैं। मतलब चुन चुन के जो होने चाहिए बीजेपी के, फिर वहां पे बड़े स्पोक्स पर्सन कुछ उनको भी टैग किया गया। अगर आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगली स्लाइड में आएगी, उसके माध्यम से देखेंगे तो आपको पूरे 10 नामों की सूची यहां पे दिखाई देगी। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये ट्वीट बहुत सोच समझ के किया, ये शायद गलती से नहीं हुआ, संभवतः। इनके अगर नाम देखे जाए, अमित शाह, HMO, एस जयशंकर जी, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें? इंडिया इन मलेशिया, म्यांमार, इंडिया इन UN, अनुराग ठाकुर, है ना, इंडियन डिप्लोमेसी, शहजाद पूनेवाला, भाजपा प्रवक्ता, म्यांमार के भारतीय, जो वहां का ऑफिशियल अकाउंट है, इंडिया इन म्यांमार। ये इतना सूझबूझ से चुन चुन के 10 लोग टैग किए गए, जो कि इस खबर से कहीं ना कहीं सीधे सीधे संबंध रखते हैं। तो मेरा अपना ये अभी आंकलन जो कहता है दीपक भाई, वो ये कहता है कि हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, शायद ऐसी कोई खिचड़ी पक रही थी या जो भी कुछ था, लेकिन 8 घंटे जो मजम्मत हुई, 8 घंटे जो पब्लिक ने रेल बना दी बीजेपी की, और सबसे मजे की बात, वही सारे बीजेपी के फॉलोवर्स जिनको पूरी दुनिया मोदी भक्त कहती है, जिनको पूरी दुनिया मोदी का दलाल कहती है, जिनको पूरी दुनिया मोदी के कुत्ते कहती है, जिनको पूरी दुनिया मास्टर स्ट्रोकवादी कहती है, जब वो सारे मोदी भक्त, मोदी सपोर्टर्स भाजपा के विरोध में उतर गए, और तो और विश्व हिंदू परिषद, RSS पूरी तरह से सरकार के इस कदम के विरोध में आ गई। मैंने बताया किस तरह से RSS के कितने बड़े बड़े अधिकारियों ने गुपचुप में मेरे को वो वीडियो क्लिप भेजनी शुरू करी थी सुबह से ही। VSP का ऑफिशियल प्रेस रिलीज, वो नोट अगली स्लाइड में यहां पे आपके लिए लगाया हुआ है, कि जब ये सब कुछ हुआ तो शायद कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने आनन फानन में उसकी भरपाई करते हुए डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया शुरू करी, और वो डैमेज कंट्रोल किया 2:50 पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वो छोटी सी क्लिप है जो इस समय चल रही है, ये वाला भाग RSS के कुछ लोगों ने गुपचुप में भेजा। उसी वक्त हमने प्लान कर लिया था कि आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो आज के इस पूरे प्रकरण में मेरे को अभी तक ये लगता है कि 2:50 पे डैमेज कंट्रोल हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने जश्न मनाया, देखो ना दीपक भाई, ये वो है टुकड़े टुकड़े गैंग, आजादी गैंग, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब वो गैंग सेलिब्रेट कर रहा है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में मोदी जी को तरह तरह की गंदी से गंदी सारी गालियां दे दी, जिन्होंने आज तक उनके किसी भी कदम को, बीजेपी के किसी काम को अप्रिशिएट नहीं किया, आज अचानक से ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे इतना प्यार झलकाने लग गया मोदी जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर। जब लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए, तब शायद गृह मंत्रालय को 2:50 पे ट्वीट करके क्लैरिफाई करना पड़ा, क्योंकि जो ट्वीट हरदीप सिंह पुरी ने किया था दीपक भैया, उसमें तो गृह मंत्रालय टैग था सुबह 7 बजे, 7:32 पे। तो 7-8 घंटे कहीं पीछे की जो राजनीति हुई है, पर्दे के पीछे जो गुपचुप मीटिंग्स हुई है, पर्दे के पीछे जो चिंतन हुआ है, बीजेपी में काफी खलबली रही होगी पूरा दिन दोपहर तक, और उस खलबली के कारण संभवतः 2:50 पे डैमेज कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। आइए अपने दर्शकों के, अपने साथियों के, अपने परिवार के कुछ कमेंट्स हैं वो भी ले लेता हूं मैं सुपर चैट के यहाँ पे फटाफट से, और फिर आगे कुछ स्लाइड्स में आपको और दिखाऊंगा मेरे दोस्त। सबसे पहले मेंबरशिप ली है सिड DSRI जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी ने भी मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए। मयूर भाई लिखते हैं, डोंट फॉरगेट माई एंड सुशांत भाई चैलेंजेस एंड रिवेंज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेगा, कोई भी नहीं भूलेगा, और प्रतिदिन हम लाइव समाप्त होने से पहले आपके चैलेंजेस याद दिलाते हैं। राहुल भाटिया जी लिखते हैं, रोहिंग्या को चैन से रहने ही क्यों दे रहे हैं हम लोग, सरकार सब नहीं कर सकती, हमें शिकार करना होगा, जो नागरिक नहीं उससे
करने में आईपीसी लगेगी क्या? बहुत सुंदर सवाल है आपका और बहुत सुंदर आपने विचार दिया है। आपका विचार जहां पहुंचना था सब जगह पहुंच गया राहुल भाटिया जी, बहुत ही अच्छा विचार है। सोनिया जी लिखती हैं बीजेपी की हर गलती पर सबसे ज्यादा गालियां उनके सपोर्टर ही देते हैं, फिर भी उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। पूरी तरह सहमत हो मेरी बहन, और ये बहुत बड़ा फर्क है बीजेपी के सपोर्टर्स को और किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर में। कोई दूसरी पार्टी का होता वो लाल टोपी वाला, और उस लाल टोपी वाली पार्टी का मुखिया कह दे किसी बलात्कार के बाद में कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो सारे कहेंगे चाटते हुए हाँ नेताजी सही कह रहे हैं नेताजी। वो सफेद टोपी वाले झाड़ू वाले हो उनके फॉलोअर्स, और उनका मुखिया कह दे भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, तो क्यों नहीं करेंगे उनके फॉलोअर्स? कह देंगे हाँ जी सर जी ने सबूत मांगे तो हमें सबूत चाहिए। वो दूसरी एक पार्टी हो खूनी पंजे वाली है, वहां पे पप्पू मूत्र विसर्जन सीधे पाइपलाइन से, उसमें होड़ लगती है कि कौन पहले पिएगा। उनका पप्पू देश में कुछ भी हो, चाइना के साथ गलबैया करे, बैंकॉक में मस्ती करे, लेकिन उसके गुलाम उनकी मजाल नहीं पप्पू और उनकी मम्मी के बारे में कभी उनके मुंह से एक शब्द निकल आए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की हम इज्जत करते हैं कि बीजेपी के फॉलोवर्स या बीजेपी के वोटर्स, अगर कहीं कोई गलत फैसला होता है, इससे पहले नुपुर शर्मा वाले केस में भी हमने देखा था, जब नुपुर शर्मा जी को एक्सपेल किया गया था, नुपुर शर्मा जी को जब निकाला गया था पार्टी से, यही जन आक्रोश देखने को मिला था। उस वक्त भी बीजेपी की बहुत फजीयत हुई थी, और सेम गलती जो आज हुई है वही बीजेपी ने उस समय की थी। कुवैत के प्रेशर में आकर के, कुवैत के या सऊदी या बाकी मुस्लिम देशों के प्रेशर में आकर के जब उन्होंने ट्वीट जारी किया था, उसमें लिख दिया था इन्फ्रिंज एलिमेंट। मतलब बीजेपी ने कहीं ना कहीं यह स्वीकार कर लिया था कि हमारी पार्टी में या भारत देश में इन्फ्रिंज एलिमेंट है, और इन्फ्रिंज एलिमेंट कौन है? हिंदू। हमने उस दिन भी लाइव किया था रात को, और इसकी खूब मजम्मत की थी, खूब हमने इसको क्रिटिसाइज किया था, आज भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमेशा बना रहना चाहिए। विवेक जी लिखते हैं मोदी की दलाली करके क्या लोगों को मूर्ख। बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब अभी जस्ट दिया है, आधा सेकंड पहले, अभी सोनिया जी के कमेंट में, है ना। अगर इतना सब कुछ बोल करके इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं, ये थंबनेल, ये विषय, और इसके बाद भी तुम कहते हो कि मोदी की दलाली, तो भाई फिर तुम्हारे को ना कहीं अपना कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। और हाँ, आंख का नहीं, आंख की नहीं है तुम्हें बीमारी, किसी और जगह का, किसी और चीज में कहीं और प्रॉब्लम है, वो कीड़ा तुम्हारे किसी और स्थान विशेष में, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ये दलाली है बीजेपी की। अबे पागल, जितना बीजेपी को नोचा, जितना क्रिटिसाइज हमने किया है ना, तुम्हारी साथ पुश्ते नहीं कर सकती उतना क्रिटिसाइज बीजेपी को। जाके देखो वीडियोस मेरे, 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत, 2014 से ज्यादा सीटें लेकर के जीते थे मोदी जी। जीते हुए मंत्रियों के, जीते हुए उम्मीदवारों के गलों में माला चल रही थी, और उस वक्त शुभम मंगला स्टेज पे क्या कह रहा था कि गांधी 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 बन के किसी नेहरू को भारत सौंप ना देना मोदी जी, और हिंदुओं की पीठ पे छुरा घोंप ना देना मोदी जी। ये ताकत रखते शुभम मंगला। चुनाव जीते हुए उम्मीदवारों के गले में मालाएं डल रही थी, और मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा था, है? उसके बाद भी मोदी का दलाल कहते हो, तो भैया तुम्हारे स्थान विशेष में कोई बहुत बड़े वाला कीड़ा है, उसका सही समय पे इलाज करवा लो, वरना उठने बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। के.आर. राव जी कहते हैं हरदीप पुरी का ट्वीट एकदम सही था, इंप्लीमेंट होना था, पब्लिक के विरोध पर एचएम को डैमेज। यस, जो मैंने बोला, मैं आपसे सहमत हूं, और ये इस देश की खूबसूरती है। यहां शुभम बैठा है, यहां दीपक भाई बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, दीपक भाई के अपने विचार है, शुभम के अपने विचार है, हमारा परिवार है साइबर सिपाही, परिवार में भी अलग अलग मतभेद है। लेकिन अब ये तो नहीं कि दीपक भाई मेरे को बोल दे कि तू बीजेपी का दलाल है, या मैं दीपक भाई को कह दूं कि आप बीजेपी के दलाल हो। परिवार में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करो। आज की इस लाइव में देखो, थोड़े थोड़े अंतर है हमारे विचारों में, थोड़े थोड़े मतभेद है दीपक भाई के इस पूरे प्रकरण को लेकर के, मेरे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, लेकिन यार हम भाई हैं, हमारा रिश्ता है और पूरी जिंदगी रहने वाला है, सारे ग्राउंड के काम कर रहे हैं। इस हफ्ते में हमें सिलाई सेंटर खोलना है, तो क्या सिलाई सेंटर नहीं खोलेंगे? क्या हम बहनों को प्रशिक्षण नहीं देंगे? क्या हम सनातनी हिंदू समाज का काम छोड़ देंगे? यार यही तो ब्यूटी है लोकतंत्र की और इस देश की। कम से कम विचारों का सम्मान करना सीखो एक दूसरे के, और भाषा पे कंट्रोल करना सीखो। मेरे दोस्त, क्या नाम था आपका? विवेक सिंह जी।
वरना तो वो लंबे वाले कीड़े का इलाज करवा लेना, डॉक्टर ना मिले सही, अच्छा तो मेरे पास आना, हम एक्सपर्ट हम कर देंगे, बहुत अच्छे से करते हैं, काफी नुकीला कटीला बांस है हमारे पास में, दर्द भी नहीं होगा, आ जाना। अजेंद्र चौरसिया जी लिखते हैं, भाई लगता है आप कुछ गलती कर रहे हैं, अगर रोहिंग्या बसाना बीजेपी का स्टैंड नहीं था फिर ट्वीट में इतनी देरी क्यों, जबकि शाह जी उस ट्वीट में टैग थे बीजेपी। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट, ये मैंने कहा था शुरू में कि 10 लोग टैग थे, और टैग किए हुए लोग कौन थे? अमित शाह जी टैग किए गए थे, गृह मंत्रालय टैग किया गया था, एस जयशंकर जी टैग किए गए थे, इंडिया इन म्यांमार टैग किया गया था, बहुत कुछ टैग था, शहजाद पुणे वाला टैग था, अनुराग ठाकुर उसमें टैग थे। दोपहर 3 बजे ये ट्वीट आना डैमेज कंट्रोल की एक एक्सरसाइज थी, काफी देर हो गई, बीजेपी ने बड़ी लकड़ी ले ली, या मैं कहूंगा बड़ी लकड़ी नहीं, उड़ता भाला ले लिया, आज तो उड़ता तीर भी नहीं, आज बीजेपी ने उड़ता हुआ भाला ले लिया। मुद्रा मुद्रिका जी ये सब सुनना बाकी रह गया। चलिए, तो आप सबके विचारों का स्वागत है, आप लोगों को कोई भी सवाल करना हो तो सुपर चैट के माध्यम से आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, दीपक भाई से, आपको अपने कोई विचार रखने हो और चाहते हैं स्क्रीन पे आपके विचार फ्लैश हो तो भी आप सुपर चैट के माध्यम से कर सकते हैं। आइए आज ही के दिन की अब मैं आपको दूसरी घटना दिखाता हूं जो कि अब इससे आप कनेक्ट कर पाओगे। अब समझो बीजेपी के कंपटीशन में कौन है। यहां देखिए, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया कंट्रोल किसे कहते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री ताल कटोरा में एक कार्यक्रम करता है और जरा देखो किस तरह से पूरे न्यूज चैनल्स की स्क्रीन को खरीद लिया जाता है, किस तरह से। इस देश में एक राज्य नहीं है, कितने राज्य हैं आप लोग देख लीजिए, जितने राज्य हैं उतने ही राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वेला बैठा है, मूवियां छील रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, हर राज्य का मुख्यमंत्री कोई ना कोई काम कर रहा होता है। लेकिन अब जो दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक ही समय पे, एक ही वक्त पे आपके तमाम बड़े न्यूज चैनल्स क्या दिखा रहे थे वो देखो। दिल्ली का मुख्यमंत्री देश की बात करे, दिल्ली का मुख्यमंत्री इंडिया कैंपेन चलाए, दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत नंबर 1 का कैंपेन चलाए। आज के ही दिन यह कार्यक्रम ताल कटोरा पे, और आज के ही दिन सुबह 7:30 बजे यह ट्वीट आना हरदीप सिंह पुरी का, पंजाब में उनकी सरकार बनना। अभी कहानी का तीसरा एंगल, त्रिवेणी कहते हैं, संगम, इलाहाबाद, है ना, दो जो दिखती है, तीसरी जो नहीं दिखती। दो एंगल जो दिख रहे हैं मोटे मोटे हमने डिस्कस किए, एक पक्ष दीपक भाई ने रखा, एक मैंने रखा, आप लोगों ने रखा। तीसरा पक्ष समझो जो अभी तक सबसे चूक गया, सब लोग मिस कर गए, इस तीसरे पक्ष को देखिएगा। आइए, केजरीवाल का कार्यक्रम होता है, चैनल्स के नाम देखते रहो, समय देखते रहो। एक ही समय पे सारे न्यूज चैनल्स A to Z जितने भी बड़े न्यूज चैनल्स हैं कवर कर रहे हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को। और मुख्यमंत्री क्या कार्यक्रम चला रहा है? मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन, भारत को बनाएंगे नंबर 1, दिल्ली को नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसको पूरी दिल्ली भी नहीं मिली, रोता रहता है LG आ गया, LG आ गया। मुझे समझ नहीं आता इसका LG, सैमसंग और ये नोकिया वोकिया क्यों नहीं खत्म हो रहा, इसको LG से इतनी दिक्कत है। LG हमें कुछ करने नहीं दे रहा, LG हमें कुछ करने नहीं दे रहा। वो जो लाचार मुख्यमंत्री है जिसको कहता है कि मेरे को दिल्ली में सब चीजें नहीं मिल रही, पुलिस मुझे नहीं मिल रही, वो इंडिया को नंबर 1 बनाने का कैंपेन चल रहा है। इरादे देखो कितनी दूर के हैं। आज ही क्यों, जब भाजपा की मिट्टी पलीत हो रही है, जब भाजपा के सपोर्टर्स बीजेपी से नाराज हैं, ये प्लान्ड तो नहीं है कहीं चीजें। हरदीप सिंह पुरी का वो ट्वीट, पंजाब में पिछले दिनों इनकी सरकार आना, खालिस्तान की मूवमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे अनकहे को समझिएगा, ये तीसरा एंगल मैं छोड़ के जा रहा हूं। ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, चैनल्स के लोगो देखो भैया, बहुत बड़ी बात होती है एक समय पे टीवी के सारे चैनल्स पे अपनी न्यूज चलवाना, बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी का मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन, हम किसी से कम नहीं है। 2022 में रणभेरी, 2024 की तैयारी। देश की बात की है, दिल्ली की बात नहीं की है। और चैनल्स के आप नाम देख लीजिए, सारे चैनल इसी को कवर कर रहे थे। 130 करोड़ लोगों को देश संभालना होगा, ये वो भाषा है जो मोदी जी बोला करते थे। बिल्कुल वही पैंतरे, बिल्कुल उसी
कहते हैं उसी चाट के दोने में ये भी गोलगप्पे खा रहा है जिसमें खा के मोदी ने फेंका था, सेम दोना उठाया इसने, वही चाट रहा है, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। और यहां पे बीजेपी को आत्मचिंतन करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस नशे में डूबे हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी की झूठन वाले पत्ते को चाट करके ये 2024 का इतना बड़ा गेम प्लान सेट कर रहा है। यह आदमी केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा बन करके 2024 में उभर सकता है, क्योंकि विपक्ष कोई है ही नहीं इस देश में, सारा विपक्ष तितर बितर है। केजरीवाल ऐसे में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी कर रहा है एक बड़ा फेस बन करके, लेकिन बीजेपी वाले ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको पता नहीं उड़ते तीर उड़ते भाले लेने में क्या मजा आ रहा है आजकल। ये देखिए 130 करोड़ लोगों को देश संभालना होगा, हम बनाएंगे इंडिया को नंबर 1, भारत को नंबर 1 बनाने का अभियान। 75 साल से लोगों के अंदर गुस्सा है, मोदी जी भी यही कहा करते थे, 70 साल से लोगों में गुस्सा है। आइए मेरे भाइयों बहनों, इस गुस्से को सकारात्मक दिशा दें, भारत को बदलें। भाइयों बहनों, कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें मोदी जी कर रहे थे जो आज केजरीवाल कर रहा है। बीजेपी के लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। बीजेपी के लोग बीजेपी से गुस्सा होकर के या तो नोटा दबा देंगे या वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा विपक्षी पार्टियों को, और 2024 में बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को भावावेश में आकर के गंदी गंदी गालियां दे करके आप लोग एकदम से रिएक्ट ना करें। राजनीति के पीछे एक और राजनीति होती है, उसको भी समझने का प्रयास करें। जो तीसरा एंगल है जो दिखता नहीं है, उसको भी समझने का प्रयास करें। दीपक भैया, केजरीवाल ने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया अपने आप को। मीडिया किस तरह मैनेज होता है वो हम देख लिया। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस खबर को, इसको लाइव नहीं दिखा रहा था। और टाइमिंग देखो, इतना बड़ा प्रोग्राम, हरदीप सिंह पुरी 7:30 बजे का ट्वीट, पंजाब में इनकी सरकार आना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का भारत भारत चिल्लाना, और पूरे दिन आम आदमी पार्टी का रोहिंग्याओं के मुद्दे पे बीजेपी को घेरना। वो आम आदमी पार्टी जिसके विधायक, जिसके पार्षद दिल्ली दंगों में पाए गए, अमानतुल्लाह खान से लेकर के भैया आपके पड़ोस में उसकी छतों पे तेजाब मिला, इनकी छतों पे पत्थर मिले, इनकी छतों पे गुलेले मिली, इनके बंदे आतंकवाद में लिप्त पाए गए, और आज ये भारत की बात कर रहे हैं और रोहिंग्या के मुद्दे पे बीजेपी को घेर रहे हैं। और हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग इसी उसमें बीजेपी को गालियां देने में लगे हुए हैं। और सबसे मजे की बात, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा 2024 में लुटिया डूब दिख रही है मेरे को। आपने कहा था बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे 2024 में, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में मामला हिलेगा थोड़ा सा। दीपक भाई। शुभम भाई, जब सिंह कमजोर पड़ने लगते हैं हाँ, तो गीदड़ सोचते हैं कि अब जंगल पे राज हम कर लें। ये हमारी कमजोरी है, केजरीवाल का दोष नहीं है। केजरीवाल का तो जो काम है वो काम कर ही रहा है। आज मैं एक लाइन पढ़ रहा था वीर सावरकर जी की। वो कह रहे थे कि मुझे अंग्रेजों की चिंता नहीं है, और मुसलमानों का तो बिल्कुल भी भय नहीं है। मुझे चिंता है, मुझे खतरा है तो अपने उन हिंदू भाइयों बहनों से जो खुद सनातन की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, जो खुद सनातन का नुकसान करने में लगे हुए हैं। ये वीर सावरकर जी बहुत पहले कह के चले गए। आज शुभम भाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वो अपने विचारधारा के लोगों को पूरा शेल्टर देती है, खुलकर डंके की चोट पर सामने आ जाती है। पप्पू को लोग आज भी सर माथे पर उठाए घूम रहे हैं। ममता बानो को आज भी लोग सर माथे पर उठाए घूम रहे हैं। टीपू को आज भी लोग सर माथे पर उठाए घूम रहे हैं। पर हमारे यहां अपनी विचारधारा के लोगों को, जो लोग हमें प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कोई भी नहीं खड़ा होता। वो अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको केवल अपने देश और धर्म से प्यार है। उनको कोई पूछे चाहे ना पूछे, वो कर रहे हैं। पर सरकारों की क्या ये जिम्मेवारी नहीं? राजनीतिक पदों पर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या उनकी वो जिम्मेवारी नहीं? ये जो लोग काम कर रहे हैं,
इसका लाभ तो हम ही लोगों को हो रहा है। दीपक सिंह हिंदू और शुभम मंगला की कोई अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका लाभ उसे आगे चुनाव में भविष्य में हो जाने वाला है। हम जो भी काम कर रहे हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में कर रहे हैं, उस सब का लाभ किसको होता है? पर वो लोग कितनी चिंता कर रहे हैं आज। यदि गलती से कोई शब्द आवेश में या जोश में किसी युवक किसी युवती से गलत निकल जाए तो 1 मिनट में उसे पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कर देना, जेल की सलाखों के पीछे डाल देना, किनारा कर लेना, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कह देना, तो समाज के अंदर निश्चित रूप से हताशा का वातावरण क्रिएट हो जाएगा। आदमी सोचेगा किसके लिए और क्यों, हमारा तो कोई है ही नहीं। दीपक सिंह हिंदू यदि ये देखिए कौन पीछे खड़ा है तो अकेला खड़ा है। हाँ, कोई नहीं है। किसके लिए लड़ रहा है? हम कहते हैं हमारी सरकार है भारतवर्ष के अंदर, हम बड़े प्रसन्न हैं 2014 में हमारी सरकार बनी। कितना संघर्ष हुआ, कितनी लाठियां खाई, कितने डंडे खाए, कितनी बार बंद हुए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, केवल इसलिए कि जिस दिन एक राष्ट्रवादी हमारी सरकार आ जाएगी हमें वो सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। कम से कम कोई ऐसा तो होगा जो कभी कभार बुलाकर ये कहे कि आओ बच्चों, बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने, आओ, तुम राष्ट्रवादी लोग हो, हमें पता है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, आपके पास एजेंसियां हैं सारी, आप जिसका चाहो उसका बैकग्राउंड खंगाल सकते हो, निकाल सकते हो, आओ हम तुम्हारे साथ हैं बच्चों, हम आपको साथ देंगे, पर आप अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा से पीछे मत हटिएगा। शुभम भाई, लोग टूटते क्यों हैं, घर क्यों बैठ जाते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं? जब कोई राष्ट्रवादी, कोई धर्म योद्धा घर बैठता है, टूट जाता है, उसका नुकसान पूरे देश को होता है मेरे भाई। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस राष्ट्र और धर्म के कार्य को करने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। बाकी तो हमारा पूरा समाज आज भी चादर तान के सोया हुआ है। वो बेचारा सुबह निकलता है, अपनी ड्यूटी पैसे पे जाता है, शाम को आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, और कहीं कुछ होगा तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालकर ट्वीट कर देगा या फेसबुक पे पोस्ट डाल देगा, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, बस हेलो हाय, ठीक, मोदी जी ये ठीक नहीं कर रहे, मैं गृह मंत्री ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया, वो इतिश्री कर लेता है। पर जो लोग शुभम भाई गलती निकालने में विश्वास नहीं करते, गलतियों को दूर करने में विश्वास करते हैं, आज उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। ये दर्द है मेरे हृदय का, और मेरे साथ हजारों लाखों लोगों के हृदय का ये दर्द है। मान लिया आवेश में किसी से कोई गलती हो गई, किसी बच्चे ने आवेश में कोई जोश भरे भाषणबाजी कर दी, पर क्या इस इतिहास में उसी बच्चे ने ऐसा कुछ करा है? मैं सैकड़ों ऐसी वीडियोस निकाल के दिखा सकता हूं शुभम भाई, सैकड़ों ऐसी वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं। और उसमें कार्रवाई कहां होती है? नहीं होती है। मोहम्मद साद कहां है आज तक? इमाम बुखारी कहां है आज तक? मंदिरों मस्जिदों पे लगे अवैध लाउड स्पीकर उतर गए, सड़कों पर बनी हुई अवैध मस्जिदें मदरसे हट गए, पर आप नहीं कुछ बोलिएगा। आप यदि कुछ बोलेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे। एक पुलिस प्रशासन का एक छोटा सा अधिकारी हमें यह बोल देता है कि आप तो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हारी बहन बेटियों को बचाने का, अपने आप को गलाकर, अपने आप को समाप्त करके हम प्रयास कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों की रक्षा का, संरक्षण का। कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कभी किसी से कुछ लिया भी नहीं। जितना सक्षम है उतना करा, वरना घर बैठे अपना आराम से। कभी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करा, चाहे जितने बड़े प्रलोभन मिले हो, चाहे कुछ भी मिला हो, पर विचारधारा से समझौता नहीं। मेरे बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें चले गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए दिल्ली के अंदर। उनके परिवार के लोग कहने लगे दीपक भाई आप जाइए, आपको राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, कुछ वहां उनके साथ रहिए कुछ दिन। मैंने कहा आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा यदि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनता, एक निगम पार्षद बनता,
तो मैं इसके साथ चलता, आगे चलता। पर आज ये उस पार्टी से जुड़ चुका है जिस पार्टी से मेरी विचारधारा नहीं मिलती। मुझे वो सिंहासन नहीं चाहिए जिस सिंहासन पर बैठकर मैं अपनी विचारधारा से समझौता कर लूं। मैं उस मिट्टी में बैठना पसंद करूंगा जहां मेरा स्वाभिमान, मेरी विचारधारा को सम्मान मिले। वहां बैठना मैं पसंद करूंगा। जीवन भर इस कार्य को करा। पर आज का जब मैं वातावरण देखता हूं, पूछ किन लोगों की है? पूछ उन लोगों की है जो पहले हमें जी भर के गालियां दिया करते थे। संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, हमको। हमें बोलते थे मौत का सौदागर, दंगाई, आग लगाने वाले, सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले। आज वो कहां है? आज वो मलाई चाट रहे हैं। आज वो हमी को भाषण पेल देते हैं। जिन लोगों को हमने उंगली पकड़ पकड़ क्या 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 सिखाया, आज वो हमें भाषण पेल के चले जाते हैं। और हम जानते हैं उनका स्वार्थ क्या है। उनका स्वार्थ राष्ट्रभक्ति नहीं है, धर्म भक्ति नहीं है। शुभम भाई, जिस दिन सरकारें चेंज हुई, मैं दीपक सिंह हिंदू गारंटी लेता हूं, उस दिन वो चेंज होकर उसी पाले में जाकर बैठ के खड़े हो जाएंगे। तुरंत रिटर्न करेंगे वो लोग। सारे दल बदलूंगे। ये नहीं कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग गई मोदी जी के सरकार में आने से, नहीं। वो एक राजनीतिक शेल्टर प्राप्त कर रहे हैं, राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपके पास आए हैं। क्योंकि अभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों का समय थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसलिए वहां उनका आनंद नहीं आ पा रहा। और यदि हम वहां रहेंगे तो और बहुत सारी समस्याएं जो उन्होंने पीछे काले कारनामे कर रखे उसमें गिर जाएंगे वो। इसीलिए वो आज आ गए हैं मोदी जी के सानिध्य में कि जो वहां कर रहे थे वो यहां करने लगेंगे, और कर रहे हैं। आज विचारधारा का परिवर्तन होने लगा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। चुनाव लड़वाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिस सीट से चुनाव लड़वाया गया वो ब्राह्मण बहुल सीट थी। उनसे कहा गया कि आप अपने आप को थोड़ा ब्राह्मण यहां प्रोजेक्ट करिए, कहिए 2-3 बार अपने आप को कि मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं और इस नाते मुझे वोट दीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। सबसे पहले मैं जाति को आगे प्रमोट नहीं कर सकता। चुनाव लड़ू या जीतू, हारू या जीतू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभम भाई मुनाव हार गए वो, पर उन्होंने अपनी जाति को प्रमोट नहीं करा। ये संघ के स्वयंसेवक। भारतीय जनसंघ के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति परम पूजनीय गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरा इस राजनीतिक क्षेत्र में मन नहीं लग रहा, मेरा मन भर गया राजनीतिक जीवन से, मैं तो अपने संघ का कार्य करूंगा, मुझे वही कार्य करना है अपनी शाखाओं का, मेरा यहां मन नहीं लग रहा है। परम पूजनीय गुरुजी जो जवाब देते हैं वो सुनने लायक था। साथियों सुनिएगा, जीवन चरित्र कैसा चाहिए? जीवन ऐसा चाहिए कि आपकी लाश से भी स्वयंसेवक निर्माण हो, आपकी लाश से भी कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, ऐसा जीवन चाहिए। परम पूजनीय गुरुजी कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी से कि अभी आपका वहां मन नहीं लग रहा है, अच्छी बात है। जिस दिन आपका मन वहां लगने लगेगा आपको हम वापस बुला लेंगे। जिस दिन आपको वहां से मलाई मिलने लगेगी, ऐश्वर्य मिलने लगेगा, लाभ मिलने लगेगा और आप उस प्रतिष्ठा में पागल होने लगोगे, तब हम आपको वापस बुला लेंगे। जब तक आपका मन नहीं लग रहा है तब तक आप वहां काम करिए। आज हमारे परिचारकों का जीवन, हमारे संगठन मंत्रियों का जीवन मिसाल है। शुद्ध जीवन, शुद्ध वातावरण, जमीन पर बैठकर भोजन करना, किसी में मतभेद नहीं, कोई जाति का हो, किसी का भी हो। चिंतन का विषय है हम कहां जा रहे हैं। शुभम भाई, यह वैचारिक लड़ाई है और यदि इस वैचारिक लड़ाई में हम हार गए तो सब तबाह हो जाएगा। मैंने पहले भी लाइव के माध्यम से कहा है, 2024 के बाद या 2024 के चुनाव से बहुत पहले, क्योंकि राजनीति की हवा देखकर लोग परिवर्तित होते हैं। 2024 के चुनाव के बाद बड़ी संख्या में, लिख लो साथियों इस वीडियो को कहीं कटिंग करके रख लेना, दीपक सिंह हिंदू की बात कर, दीपक सिंह हिंदू के जीवन के अनुभव को, बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बड़ी संख्या में राष्ट्र विरोधी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, बड़ी संख्या में। इसलिए नहीं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से प्यार हो गया है, इसलिए नहीं कि उन्हें मोदी जी की विचारधारा से प्यार हो गया है, उन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना जाग गई है, इसलिए कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस बना देंगे। जब बहुतायत हो जाएगी उनके अंदर,
उन लोगों की। Yes. इसलिए वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और धीरे धीरे वो दीमक घुन की तरह खाकर समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब विचारधारा समाप्त तो संगठन समाप्त, पार्टियां समाप्त। एक विचारधारा को लेकर जनसंघ का निर्माण हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण। देश पर सत्ता और शासन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण नहीं हुआ। हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जाकर अपनी बात को, राष्ट्रवाद की बात को बुलंदी के साथ रख सके, इसलिए इस राजनीतिक मंच को तैयार करा गया था। तो आज साथियों, प्रसन्नता का विषय यह है कि समाज में चेतना जागृत हो रही है। यह उषा काल है, समाज जागृत हो रहा है। कठिनाइयां आएंगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कठिनाइयां नहीं आएंगी, पर जिस दिन शुभम भाई एक आम समाज का आदमी उठकर खड़ा हो जाएगा, वो त्याग देगा अपनी उस निंद्रा को, वो त्याग देगा जो उसके पिछले, जो उसके जीवन के अनुभव में गंदगी है, उसको हटाकर फेंक देगा, अपने हाथ दिमाग से उतारकर फेंक देगा, और उसके मन में यह भाव आ जाएगा कि सबसे पहले मेरा देश और मेरा धर्म है, मेरे बच्चे भी, मेरा परिवार भी उसके बाद है। सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा, और अब होने लगा है। आज जो हुआ है वो जीत है समाज की, राष्ट्रवादियों की, इस देश की जागती हुई जागरूकता की। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी अपने बड़े से बड़े अधिकारी की, किसी भी अपने बड़े से बड़े राजनेता की बात को आंख बंद करके स्वीकार मत कर लीजिएगा। Yes. अपने तथ्यों की कसौटी पर उतार कर, उसका लाभ हानि देखकर, उसके बाद आपको स्वीकार करनी चाहिए बात। ये नहीं कि हम भेड़ चाल में चले गए, किसी ने हाँक दिया तो हाँकते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। व्यक्ति कभी भी गलत हो सकता है शुभम जी। दीपक सिंह हिंदू के अंदर कभी भी विकार आ सकता है। विचारों के साथ जुड़ो, दीपक सिंह हिंदू के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक सिंह हिंदू के विचारों के साथ जुड़ो, और विचार भी कौन से, जो राष्ट्र और धर्म हित के विचार हो, उनके साथ जुड़िए, उनको आलिंगन करिए, उनको अपनाइए। दीपक सिंह हिंदू से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक सिंह हिंदू, क्या पता दीपक सिंह हिंदू कल कोई मंत्री, मिनिस्टर कुछ बन जाए तो वो भी सेकुलर कीड़ा बन जाए, पर कुर्सी में बैठने के बाद उसका भी जीवन बदल जाए। और यदि दीपक सिंह हिंदू ऐसा बनता है तो आपको हक है जो एक राष्ट्रद्रोही को जवाब दिया जाता है वो उसको भी दिया जाए। जिस दिन समाज के अंदर यह चेतना जागृत हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेगा। आज लोगों को यह भ्रम हो गया है शुभम भाई कि हम राजनीतिक मंच पर बैठ जाएं, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा हासिल कर लें तो समाज हमारे पीछे कुत्ते की तरह लाल टपकाता हुआ चलने लगता है। फोटो ले रहे हैं, बात बना लिया, रात के 12 बजे खड़े हो गए बर्थडे मनाने के लिए उसके गेट के बाहर कि हमारे पिताजी बाहर निकल कर आएंगे, उनके साथ सेल्फी ले लेंगे, और वो भी ऐसे झांकते हैं सेलिब्रिटी की तरह, एक मुंडी निकाल दी और हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए लोग। अरे यार, क्या मतलब क्या है तुम लोगों का? ये कौन सा तरीका है? उनको एहसास होना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं शुभम भाई जिन्होंने कहा लोगों को एमपी के पास आने की जरूरत नहीं है, एमपी को लोगों के पास जाना चाहिए। आपका एमपी आपके द्वार, ये उन्होंने पूरा सिस्टम चला दिया था ईस्ट दिल्ली के अंदर। जो लोग उस समय के सुन रहे होंगे वो जानते हैं। अपनी जीप पर टाइपराइटर रखा करते थे। जो नायक फिल्म बनी है वो उनसे लिया गया था। अपनी जीप पर टाइपराइटर रखा करते थे। उस टाइम एलजी और एमपी हुआ करते थे दिल्ली में, ना विधायक थे ना काउंसलर थे। वो जो भी कोई समस्या हुई वहीं खट 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 मारा और 1 मिनट में उनके साथ सरकारी ऑफिसर रहा करते थे। तुरंत एक लोकसभा के अंदर 20 विधानसभा उनके अंदर आती थी उस टाइम। सातों के सातों दिन रात काम करना। कितनी हम पे प्रॉपर्टी है। चुनाव लड़ने से पहले सबसे पहले डिक्लेयर करा, और अपने एमएलए को भी उन्होंने कहा कि तुम सब भी डिक्लेयर करो। विरोध में खड़े हो गए उनके एमएलए उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाई हम राजनीतिक जीवन में आए हैं तो समाज को पता होना चाहिए जब हम राजनीतिक जीवन में आए थे हमारे पास कितने रुपए थे, और जब राजनीतिक जीवन से हम विराम लेंगे तब हमारे पास क्या संपत्ति होगी। ये समाज का हक है इस बात को जानने का। पर नहीं, विरोध कर दिया लोगों ने कि नहीं जी हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो खाना है। और जब शुभम भाई उन्होंने 97 के अंदर रिजाइन करा दूसरी बार, इतिहास है ये कि आज तक किसी ने लोकसभा की सीट से केवल देश और धर्म के लिए रिजाइन नहीं करा।
पीएन संगमा उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष होते तो उनको लेटर लिख दिया कि यदि तुम रियल के ईसाई हो तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, क्योंकि मैं यहां रहकर राष्ट्र और धर्म का कार्य नहीं कर पा रहा हूं। यहां तो लोग मुझे नाली खड़ंजों में फंसाए रखते हैं। मेरी शादी में आ जाओ जी, मेरे जन्मदिन में आ जाओ जी, मेरे मुंडन संस्कार में आ जाओ जी, मेरी जलेबी बना दो जी, मेरे पकौड़े तलवा दो जी, रिबन काट दो ये मेरा जी, काम नहीं है, रिबन कटवा दो जी। रिजाइन कर दिया शुभम भाई उन्होंने। ऐसा व्यक्तित्व आज राजनीति के अंदर चाहिए। आज भी मैं देखता हूं लोकसभा के अंदर मां बहन की गालियां दी जाती हैं, भारत माता को अपमान करा जाता है। बिहार का एक सांसद साहबुद्दीन, उसने बदतमीजी कर दी, वहां भारत माता को कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिए। शुभम भाई ऑन रिकॉर्ड है, आज भी लोकसभा के अंदर वो उठाकर पटक दिया था उसको लोकसभा के अंदर। ऐसा राजनेता चाहिए। उन्होंने कहा हम एमपी अपने देश की रक्षा के लिए बने हैं, कोई हमारी मां का अपमान हमारी आंखों के सामने कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता। किसी बेटे के सामने उसकी मां का अपमान हो जाए, फिर तो बेटा क्यों, वो तो कपूत कहलाएगा। आज राजनीति में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और शुभम भाई 97 के अंदर जब रिजाइन करा, 2.25 लाख के कर्जे में थे, 2.25 लाख के कर्जे में, 2 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेरे पास अभी सब कागज डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। आज यदि एक निगम पार्षद भी बन जाए तो 5 साल बाद करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेता है। यस, 2 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2.25 लाख के कर्जे में। और कर्जा भी किस चीज का? कोई घर का उन्होंने कोई अपने घर का कोई सोफा, कोई फलाना, कोई ढिमका नहीं लिया था, सरकारी फोन लगा हुआ था। तो लोग आते थे उनके फोन से ही बिल बना दिया करते थे, जो आए वहीं से एमपी ऑफिस से ही फोन चल रहा है धड़ाधड़, कोई एसटीडी मार रहे हैं, कोई कुछ मार रहे हैं, कार्यकर्ता आते थे ना जी। एक गाड़ी उनको दिलाई गई थी, उसका थोड़ा सा लोन था, और वो लोन भी उस टाइम हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के अधिकारियों ने उस लोन को भरा था। ऐसा जीवन चाहिए। और उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेरे परिवार का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, आम समाज का उसमें योगदान होना चाहिए, आम समाज का उसमें पैसा लगना चाहिए। और ऐसा ही जीवन था शुभम भाई। उनकी अंतिम जो इच्छा हुई, उस समाज के लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा के लिए सारा सहयोग करा। ऐसे लोगों की आवश्यकता है राजनीतिक जीवन के अंदर। पागलपन छोड़ दो मेरे साथियों। ये देश नहीं रहेगा तो तुम्हारी राजनीति नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूं, जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक हिंदू राजनेताओं की राजनीति है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, उस दिन हिंदुओं की राजनीति समाप्त तो हो जाएगी, कूड़े के ढेर में चली जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला। तो साथियों, मैं नमन करता हूं जिन साथियों को बीएल शर्मा प्रेम जी स्मरण हो गए, याद आ गए कि आपने उनको याद करा। आज राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ताकि वो मिसाल पैदा करें। जी शुभम भाई। दीपक भाई, ये होता है व्यक्तित्व। आपने अपने श्रीमुख से नाम नहीं लिया था, पूज्य बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी का आपने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन जितनी बातें आपने बताई, लोग उन बातों को सुनकर के बता रहे हैं। देखिए, सतीश चंद्र गोयल जी लिखते हैं, क्या आप बीएल शर्मा प्रेम सिंह जी का जिक्र कर रहे हो? जी बिल्कुल भैया, ये होता है, ये होता है व्यक्ति के जाने के बाद भी, व्यक्ति के जाने के बाद व्यक्तित्व का जिंदा रहना, इसे कहते हैं दीपक भाई। जी जी शुभम भाई, तो मैं तो जीवन ऐसे ही चाहता हूं कि ऐसा राजनीतिक जीवन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि सारे स्वार्थ से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे वहां पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना घर परिवार फूंका है। और जो लालची लोग आ रहे हैं, उन पर ध्यान दो, उनको मत आगे बढ़ाओ, नहीं तो खा जाएंगे पूरी पार्टी को। शुभम भाई, दिल्ली का उदाहरण है उदित राज का। हमने उसका बहुत विरोध करा था, पर हमारी किसी ने सुनी नहीं, उसे एमपी बना दिया दिल्ली से। और बाद में वो हमारी मां बहन करके चला गया, और आज भी हमारी मां बहन कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। उस टाइम लोग कह रहे थे नहीं जी, ये रिटायर्ड बहुत बड़ा अधिकारी है, इसका बहुत बड़ा सर्कल है, फलाना एक कम्युनिटी की वोट मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, टिमका हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं मिल रहा, ये मोदी जी के नाम पे जीतने वाले कौए हैं ये। बाकी इनको व्यक्तिगत लगा लो, नगर निगम का चुनाव भी कोई एक जीत जाए तो हम बता देंगे। आज उनकी औकात पता चल गई। तो यदि बढ़ाना है तो उन लोगों को बढ़ाओ जो आपकी विचारधारा के हैं, जिन्होंने जीवन दिया है एक विचारधारा के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ाओ। राजनीतिक जीवन में यदि भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक स्थापित रखना है, लंबे समय तक एक मिसाल पैदा करनी है, तो शुभम भाई। शब्द शब्द सहमत हो दीपक भैया, और आपने वाकई आज
हम सबके अंदर बाबूजी की स्मृतियां याद करा के, ये सारे आपने संस्मरण बता करके वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं आज के इस पूरे दिन के प्रकरण में बहुत लोग मायूस थे, जिन्होंने बहुत मन से वोट दिया था मोदी जी को 2014 में, 19 में, अमित शाह जी के बातों पे बड़ा भरोसा करते थे, उनकी वो आग उगलने वाली भाषण देती हुई शैली की हम रोहिंग्या को भगाएंगे। आज पूरे दिन में जो भी नौटंकी हुई, हरदीप सिंह पुरी वर्सेस गृह मंत्रालय चलता रहा, समझ नहीं आया। अभी भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि ट्वीट में गलती हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ट्वीट सही था, एचएमओ ने इसको कवर अप करने की कोशिश की है, कोई बोल रहा है इलीगल रोहिंग्या वर्सेस यूएनएचआरसी का खेल है, शब्दों की जाल में फंसा दिया पब्लिक को, इधर का उधर ध्यान कर दिया, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो भी कुछ हो, बीजेपी के लिए ये बहुत टफ टाइम है और बीजेपी का कॉम्पिटिटर बीजेपी के अंदर ही है और उनको आत्मचिंतन करना होगा, उनको देखना होगा कि इस देश में विपक्ष नहीं है। ऐसे में 2024 में वो सेल्फ गोल करके, क्योंकि ये कड़वा सत्य है कि सत्ता बीजेपी को हजम नहीं होती आसानी से, और सत्ता का जो सत्ता भोगने का सुख है वो कांग्रेस की कुंडली में लिखा हुआ है। 10 साल तक मोदी जी देश के भंडारे भर देंगे, खूब खूब भंडारे भरेंगे, ये रेवेन्यू वो रेवेन्यू, कांग्रेस आएगी फिर काट के ले जाएगी। ये खेतों में फसल उगाएंगे, प्रधानमंत्री राहत कोष में करोड़ों करोड़ रुपए संचय करेंगे। पब्लिक प्यार करती है, मोदी जी के आह्वान पे घंटी जला दी, दिया जला दिया, मोदी जी के आह्वान पे तिरंगा लगा दिया, सब काम कर लेती है पब्लिक। और उसके बाद में देश के इधर से भी ईमानदारी से लोग टैक्स भर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। देश में भ्रष्टाचार करप्शन रुक गया, खजाने भर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? 10 साल आप देश के खजाने भर के तिजोरी की चाबी फिर उनको दे जाओगे, फिर वो 5-7 साल में आएंगे, खच 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 कर कटाई करेंगे, साफ करके ले जाएंगे सारा। तो ये समझना पड़ेगा। हम लोग तो भैया बोलने का कार्य कर सकते हैं, बोलते जा रहे हैं, और बोलने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं मोदी के दलाल हैं, मोदी के भक्त हैं। अरे पूछो इस दीपक सिंह हिंदू भाई से, और जो इन्होंने अभी बोला अपने दिल का दर्द, 60 दिन जेल में रह के आए, वो पुलिस किसके अधीन आती थी, वो पुलिस किसके हाथ में उस पुलिस की बागडोर थी? बताया पुलिस के बड़े कमिश्नर नहीं, छोटे छोटे लेवल पे बैठा हुआ, अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो आप लोग आराम से बोल देते हो, स्क्रीन की कैमरे की मर्यादा है, ठ से शुरू होने वाला शब्द जो आप लोग यूं बोल देते हो, छोटे छोटे लेवल का कोई ऐसा था बंदा भी आके दीपक सिंह भाई की ठोड़ी मचका के कहता है, दीपक जी कल आप यहां पे कार्यक्रम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भारत माता की जय तो बोलने जा रहे हैं, नहीं जा सकते, आप देश का माहौल खराब कर रहे हो। ऐसे हालात में दीपक सिंह हिंदू भाई जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बावजूद इसके अगर उनके पक्ष में बोलते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं, तो अपने लिए नहीं, समाज के हित को ध्यान में रख करके बोलते हैं। अगर स्वार्थी हो जाए ना और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को आगे रखें, तो जितनी गालियां आप देते हो उससे 10 गुनी ज्यादा गालियां देने का हक है दीपक सिंह हिंदू को, क्योंकि आप में से कोई जेल में नहीं रह के आया 60 दिन, ये बेचारे रह के आए हैं। इनके घर वालों ने इनका जन्मदिन बिना इनके मनाया, रक्षाबंधन बिना इनके तिहाड़ जेल में निकल गया, जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी कितने त्योहार जेल में निकल गए बिना किसी गलती के। 60 दिन, सारे एविडेंस, सारे सबूत थे कि ये निर्दोष हैं, 60 दिन लग गए इनको जमानत लेने में। अगर ये स्वार्थी होकर के गाली देने लगे ना, तो आप तो क्या गाली देते हो सरकार को, जितनी गाली ये दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते, क्योंकि इनके दिल में अपने लिए दर्द नहीं है, दर्द है तो अपने हिंदू समाज के लिए। ये भी चाहते हैं कि कुछ दिन हिंदू समाज को और मोहलत मिल जाए। जैसी भी ये सरकार अपनी तो है, इसके बाद में क्या, इटली की नागिन के आगे फिर करते रहना नागिन डांस। हाँ चलिए, आज इतना ही। कुछ सुपर चैट कमेंट्स के बाद में आज की इस लाइव को विराम देंगे। पी कुमार जी, हरदीप सिंह जी से क्या मोदी इस्तीफा लेंगे? देखिए, ये राजनीति के अंदर की राजनीति है। अब हरदीप सिंह जी से इस्तीफा लेके उनको स्केपगोट बनाया जाए, हरदीप जी की गलती है, गृह मंत्रालय ने कवर अप किया, ये सब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग समझदार हो, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति के पीछे राजनीति होगी, किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा। कबीर कपूर जी, 5 लाख करोड़पति इंक्लूडिंग दीज बॉलीवुड स्टार्स एंड अंबानी पहले से ही फॉरेन में घर ले चुके हैं। इन लास्ट 5 years देयर इज नो होप फॉर अलोन हिंदूज। आपके दुख से, आपकी पीड़ा से मैं सहमत हूं रामकिशन भाई।
इसीलिए हम उन आम हिंदुस्तानियों की आवाज बनने का प्रयास करते हैं रोज रात को 10 बजे मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे, जो बेचारे भाग करके कहीं जा भी नहीं सकते, जिनको यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। रामकिशन जी, शुभम भाई, आज के लाइव में एक बार भी ऐड नहीं आया। चलिए, हो सकता है यूट्यूब को फिर हमसे अब थोड़ी नाराजगी लगने लगी होगी। कोई बात नहीं, नहीं आया तो ना सही, अच्छा है आपने हमें पूरा देख लिया। पुरु कश्यप जी, दीपक भैया आपको सुनना सच में अच्छा लगता है। अगर आप राजनीति में अपना कुछ कर लो भैया, हम मरते दम तक आपको, आपकी विचारधारा को आगे लेकर के चलेंगे। पुरु कश्यप जी, मेरे दिल की बात आपने शब्दों में पिरो दी। मैं भी दीपक भैया को बोलता रहता हूं, लेकिन वो भी अपने उसूलों से अड़े हुए हैं और कहते हैं कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके दिल में नहीं है। जब तक बीएल शर्मा, प्रेम सिंह शेर जी जीवित थे, उनकी गोदी में बैठ करके राजनीति की क ख ग सीखी भी है और कितनों को सिखाई भी है। आज दीपक भाई चाहते तो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, दिल्ली की 7 में से किसी एक सीट पे एमपी होते, मैं आपको अपने खून से कोरे कागज पे लिख के साइन करके देता हूं। आज अगर दीपक सिंह हिंदू, वाकई जो दीपक सिंह हिंदू है, जो चाहता, बाबूजी के जाने से पहले इस लेवल तक वो रुतबा था कि आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक सीट पे हमारे दीपक भैया आज एमपी बनकर के बैठे होते मोदी सरकार में दूसरी टर्म में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, शायद केंद्रीय मंत्री भी होते। लेकिन बस पागल बहुत ही कम होते हैं दुनिया में। ऐसा एक पागल हमें बड़े भाई के रूप में मिला है। मैंने आपको पागल बोला, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये दिल से प्यार से पागल बोला है भैया, और ये पॉजिटिव वाला पागल बोला है। तो दोनों पागल कल रात को मिलेंगे भैया 10 बजे। अपना ख्याल रखिए, कुछ भी कहना चाहे आपका स्वागत है दीपक भाई जी। धन्यवाद। ठीक है कहा पुरु भाई, यदि दीपक सिंह हिंदू राजनीति में चला गया तो आप समझ सकते हैं वहां क्या होने वाला है। फिर भारत माता की जय होगी फिर, क्योंकि यहाँ तो विचारधारा से कोई समझौता ही नहीं होना। तो मुझे तो आप लोगों के बीच में जो प्यार स्नेह सम्मान मिल रहा है ना, वो अद्भुत है। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जितने दिन का जीवन है आप लोगों के बीच में जीना चाहता हूं, उसी मान उसी सम्मान के साथ जो आप मुझे देते हैं। जी, बहुत बहुत नमन आप सबको। जय श्री राम। नमस्ते भैया, जय श्री राम। कल रात को मिलेंगे 10 बजे, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते दीपक भैया, जय श्री राम। ये थे हमारे साथ में बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी। जो चर्चा हमने की, आप लोग अपने कमेंट्स रखने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आज की जो घटना है वो थोड़ी सी असामान्य है। क्या कुछ हुआ, आपका क्या मानना है, लाइव खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने जो ट्वीट किया, क्या वो सही है? गृह मंत्रालय ने जो कवर अप किया, डैमेज कंट्रोल किया, क्या वो सही है या तीसरा कोई एंगल है? जो भी आपको लगता है, मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा कल रात को। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव।